हेलो दोस्तों, हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर बेस्टो की बात सुनकर टाई अभी भी शॉक में थी और बेस्टो टाई से कह रहा था कि तो इसीलिए मैंने किसी को हायर किया। इनका नाम है नॉर्डिक्स ओमन और ये एक फॉर्चून टेलर है और इन्हें अच्छा खासा मैजिक भी आता है। तो एसटी, तुम यहाँ शांत होकर ग्रैंडफादर के साथ रहोगी और हमारी टाई ना चाहते हुए भी मान ही जाती है। बेस्टो ओल्ड मैन नॉर्डिक्स से कहता है मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स बेस्टो से कहते हैं क्योंकि जैक्स ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वेल गाइस, जैक दरअसल रेस्टोरेंट के ओनर ही है। उसके बाद टाई मायूस होकर मन में कहती है मैं ज्यादा नर्वस होने की वजह से केयरलेस हो गई थी। पापा भी कहते थे कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। वो अपने डैड को याद करने लग जाती है जब वो कहते थे कि तो सबसे पहली बात, मॉन्स्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं टाई, और क्योंकि सब अलग तरीके से अटैक करते हैं इसीलिए कभी भी अपना गार्ड डाउन मत करना और तुम्हें कभी भी एक बच्चे जैसा बिहेव नहीं करना है, ठीक है ना टाई? टाई वो सारी बातें याद करने के बाद कांपते हुए उनसे कहती है टाई शांत होकर आप लोगों का वेट करेगी। जो सुनकर वेल उसका मजाक बनाते हुए कहता है बिल्कुल, और हमारे जाने के बाद रोना मत, समझी? जो सुनकर टाई गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है टाई नहीं रोएगी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। जो सुनकर वो फिर से उसका मजाक बनाते हुए कहता है तुम अभी जो बोल रही हो इससे साबित हो जाता है कि तुम बिल्कुल एक छोटी बच्ची ही हो, और जब तुम पहली बार बेस्टो से मिली थी तब भी तुम रो ही रही थी और उससे हेल्प के लिए भीख मांग रही थी। मैंने बेस्टो से सब सुन लिया। जो याद कर टाई अनॉयड होकर चिल्लाकर कहती है नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बस एक बच्ची हूँ लेकिन छोटी नहीं। और मन में कहती है बड़े लोग हमेशा यही कहते हैं जब भी वो मुझे छोटा बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। फिर वेल मुंह बना के उसे टीज करते हुए कहता है तो इसमें फर्क क्या है फुद्दू? लगता है जब तुमने कहा था कि तुम स्मार्ट हो वो भी झूठ ही थी, है ना? फिर टाई गुस्से से उसे कहती है वेल भैया बिल्कुल गलत है, टाई सच में टेक केयर में फर्स्ट आया करती थी। फिर वेस्टो वहाँ पे आकर वेल को ले जाते हुए कहता है बस अब बहुत हो गया, अब हमें चलना चाहिए। और टाई गुस्से में वेल को मुंह बनाने लगती है और ओल्ड मैन नॉर्डिस भी उन लोगों को जाते हुए गुड लक विश करते हैं। उसके बाद टाई थोड़ा इमोशनल होकर बेस्टो से कहती है गुड बाय मिस्टर बेस्टो। जो सुनकर बेस्टो प्यार से एसटी को देख रहा था तभी वेल जेलस होकर कहता है हे मेरा क्या तुम मुझे विश नहीं करोगी? फिर टाई मुंह बनाकर कहती है हाँ, तुम भी केयरफुल ही रहना। फिर वेल जाते हुए हंसकर कहता है कितनी अजीब बच्ची है ना, वो भला माना स्टोन को हासिल करने के लिए मैजिक स्टोन फोर्ट्रेस में क्यों जाएगी? उसके बाद बेस्टो कहता है मुझे शक है कि वो शायद किसी नोबल घराने से है, पर ये बस मेरा एक गेस है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। उसकी बात सुनकर वेल कहता है ऑनेस्टली अभी तक तुमने जो भी कहा है ना उनमें से ये सबसे ज्यादा सस्पिशियस बात है जो तुमने अभी करी है। क्या तुमने खुद ये चीज रियलाइज नहीं किया? कौन सा नोबल का बच्चा उस अकेले जंगल में भटक रहा होगा? जो सुनकर बेस्टो अपनी नजर फेरते हुए कहता है ये सिर्फ एक अंदाजा है, जैसा मैंने कहा तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने उस बच्ची से उसका फादर का नाम पूछा तब सबसे ज्यादा हैरान मैं ही था। और तब हम देखते हैं कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे जो था टेनेब्रियम गुफा, जो कि पहले खाने का स्टोरेज हुआ करता था, लेकिन अब छोटे मैजिक स्टोन्स की वजह से ये जगह एक मॉन्स्टर बेस बन चुका है और वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी विल कहता है क्या कहा नाम? ऐसा क्या होगा एक नाम में जो सुनकर तुमने वैसे रिएक्ट किया होगा? जिसके जवाब में बेस्टो कहता है वो नेम फॉर्मेट कुछ अलग था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसने कहा उसके फैमिली का नाम किम है और गिवन नेम योंगसो है। जिसके जवाब में वेल कहता है क्या कहा किम? ये कैसा नाम है? कोई नोबल कभी भी ऐसा नाम नहीं रखेगा, चाहे वो लड़की एक भटकी हुई बच्ची ही क्यों ना हो, फिर भी वो एक बच्ची ही है। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन से तुम उसके पापा को ढूंढ पाओगे? और मन में कहता है मुझे उनकी हर एक बात सस्पिशियस लग रही थी, इसीलिए कल मैंने ब्लैक मार्केट से कुछ इन्फॉर्मेशन खरीदा। इसने बैन अर्ना विलेज में अपने पूरे परिवार को खो दिया और फिर एक भटका हुआ मर्सिनरी बन गया, लेकिन इससे पहले वो डेथ हाउंड्स यानी कि कैनिक्स मर्टिफर का वाइस कैप्टन था और काफी ज्यादा स्किल्ड माना जाता था। उसके फैमिली के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन अगर उसकी स्किल वाकई असली है तो मेरे लिए ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। फिर वो केव की कंडीशन को देखते हुए कहता है हम लोग जितना अंदर जा रहे हैं ये जगह उतनी ही एक मेज जैसी लग रही है। जिसके जवाब में बेस्टो कहता है हर छोटे
चैम्बर में छोटे छोटे मैजिक स्टोन इधर उधर फैले हुए रहते हैं। उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। हमें बस एंट्रेंस के पास वाले को मिटाना है और तुरंत निकल जाना है। फिर वेल फॉर्म में आते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। जैसे ही हम चैम्बर तक पहुँचते हैं मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। बेस्टो भी अपना हैमर निकालते हुए कहता है, और मैं भी। तभी गुफा में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है और वहाँ से कुछ पर्पल कलर का ऑरा भी निकल रहा था जो बिल्कुल बिजली की तरह लग रहा था। और तभी पूरा गुफा हिलने लग जाता है जिससे वेल और बेस्टो दोनों चौंक जाते हैं। ये सब देख के वेल मन में कहता है, क्या ये रिफ्ट पीछे से और क्यों बढ़ रहा है? फिर बेस्टो चिल्लाकर कहता है, ये किसी स्मॉल मैजिक स्टोन का रिफ्ट नहीं लग रहा। उसके बाद वेल उस जगह की तरफ जंप करके आगे बढ़ने लग जाता है, जो देखकर बेस्टो चिल्लाकर कहता है, हे तुम इस वक्त वाला कहाँ जा रहे हो? उसके बाद वेल एक स्टोन को नोटिस करते हुए कहता है, डैम इट, इसके पीछे तो एक मिडिल साइज्ड मैजिक स्टोन निकल आया है। और तभी उस स्टोन में से बहुत ज्यादा ही वेव्स निकलने लग जाते हैं, जो देखकर वेल तुरंत बेस्टो को वहाँ से भागने के लिए कहता है और सीन वही कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडपा नॉर्डिस को देखते हैं जो एक टेंट में उन लोगों का वेट करते करते सो ही जाते हैं। फिर हमें एसटी को दिखाया जाता है जो सोच रही थी कि मिस्टर बेस्टो, ब्रदर वेल, क्या वो ठीक होंगे? जो सोचते हुए वो अपने पापा को लॉकेट को देखते हुए कहती है, ब्लैकी जल्दी उठ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। तभी उस जगह की पूरी जमीन हिलने लग जाती है जिस वजह से एसटी तो बिल्कुल डर गई थी और जमीन पे क्रैक भी आ जाते हैं। टाई केव की तरफ देखकर डरते हुए कहती है, ये जमीन कैसे फट गई? अरे नहीं मिस्टर बेस्टो, ब्रदर वेल। तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और हमारी टाई भी उस धमाके में आने लगती है, जो देखकर ग्रैंडपा नॉर्डिस उसे चिल्लाकर बुलाने लगते हैं। लेकिन एसटी के धमाके में आने से पहले ही ग्रैंडपा नॉर्डिस ने उसे बचा लिया था और वो उस आग को देखकर कहते हैं, हे भगवान, लगता है सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है। और हम देखते हैं कि उस आग में से बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर निकल रहे थे जो शायद फायर रेजिस्टेंट थे और वो मॉन्स्टर उन पे हमला करने लग जाते हैं। ओल्ड मैन नॉर्डिस टाई को कवर करते हुए कहते हैं, बच्ची तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन सब का ध्यान भटकाता हूँ, जल्दी जल्दी भाग जाओ। एसटी उन मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और वहाँ से कांपते हुए उठकर भागने लगती है। वो भागते हुए मन में कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो पीछे मुड़कर देखती है तो बेस्टो घायल हो चुका था और वेल भी, और मॉन्स्टर्स उन पे हावी हो रहे थे। ये सब देख के तो एसटी बिल्कुल पैनिक में आ जाती है और वो कहती है, मिस्टर बेस्टो मर जाएंगे और ब्रदर वेल भी और ग्रैंडपा नॉर्डिस भी, सब लोग बिल्कुल उस दिन की तरह। जो सोचते सोचते वो गिर गई थी। वो मायूस होकर कहती है, टाई हमेशा कुछ करने में फेल हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। वो रोकर प्रे करते हुए कहती है कि प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर यहाँ पे कोई भगवान है तो टाई की बात सुन लो प्लीज, मैं किसी से अलग नहीं होना चाहती। और तभी उसके हाथों में से एक ऑरा निकलने लग जाता है और फिर हम एक स्कल को देखते हैं जिसने शायद टाई की प्रेयर को सुन लिया था और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम वेल को देखते हैं जो मॉन्स्टर पर अपने डैगर से काउंटर अटैक कर रहा था और बड़े मुश्किल से उसका सामना कर रहा था। तभी वो कहता है, ये डैम मॉन्स्टर लगातार आते ही जा रहे हैं। फिर हम बेस्टो को देखते हैं जो अपने हैमर से उन मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन इसमें वो खुद भी घायल हो गया था। वो सोचता है, मुझे पूरा यकीन है जब हमने 2 दिन पहले इस जगह को स्कॉट किया था तब यहाँ सिर्फ स्मॉल माना स्टोन्स ही थे, लेकिन इतने कम वक्त में एक मीडियम साइज का माना स्टोन भला कैसे आ सकता है? उसके बाद वेल सोचता है, इतने सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं, सिर्फ हम दोनों के लिए ये क्लियर करना बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बाद वो अपने रोब में से एक शीशी को निकालते हुए कहता है, जिंदा चीर फाड़ दिया जाने से बेहतर ये है कि मैं जहर खाकर खुद ही खत्म हो जाऊं। और वो उस जहर को पीने ही वाला होता है कि तभी बेस्टो और वेल के बीच में से कुछ बहुत तेजी से आता है और एक बोन सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पे आके घुस जाता है। जो सब देखकर वेल तो बिल्कुल चौंक ही गया था और तभी और एक हड्डी का ढांचा आकर उस बोन को मॉन्स्टर में से निकालने लग जाता
है। देखते ही देखते उन सारे स्केलेटन्स ने सारे मॉन्स्टर्स को अच्छे से दबोच लिया था, जिससे वो मॉन्स्टर्स खुद को छुड़ा नहीं पाते। तभी उन स्केलेटन्स ने पकड़े हुए मॉन्स्टर्स को नीचे जमीन के अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद जमीन बंद हो गई थी। ये नजारा देखकर बेचारा व्हेल डरते हुए वही जमीन पे पड़ा हुआ था और वो मन में कहता है ये तो मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज है ना, और ये आवाज तो जमीन के नीचे से आ रही है। मैंने अभी अभी कुछ गलत तो नहीं देखा है ना? अभी जो था वो तो पक्का। फिर पीछे से बेस्टो उसे पुकारता है, लेकिन व्हेल तो अभी भी उन सबको गहराई से सोच रहा था। तभी बेस्टो अचानक आके व्हेल के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे चिल्लाकर बुलाता है, जिससे बेचारे व्हेल की तो आत्मा ही निकल जाती है। बेस्टो कहता है ये अभी अभी क्या हुआ था? तुमने कभी नहीं बताया कि तुम एक मेज हो। जिसके जवाब में व्हेल चिल्लाकर कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगा ये तुम कर रहे थे। उसके बाद वो सोचता है अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो फिर मेरे मरने की ट्रेन तो पक्की थी। बेस्टो कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये कौन हो सकता है? जो चीजें जमीन के नीचे से निकली थी वो अंधेरे के जीव है, जिन्हें स्केलेटन्स कहा जाता है, और वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी हमने जो चीज देखा था वो एक डार्क एट्रीब्यूट मैजिक नेक्रोमेंसी है, जो सिर्फ कहानियों में होता है। लेकिन अगर ये सच में हो रहा है तो कोई डेंजरस एंटिटी हमारे पास ही में है। और हम देखते हैं बहुत सारे स्केलेटन्स उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी बेस्टो और व्हेल सोचते हैं लेकिन उनका मकसद क्या है? उन्होंने हमें क्यों बचाया? उसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में से कुछ तो उनके पास आ रहा था, जिससे वो दोनों बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि टाई रो रही थी और उसके पीछे बहुत सारे स्केलेटन्स थे, और टाई ने तो अपने हाथों में एक स्कल भी पकड़ा हुआ था। वो रोते हुए कहती है मिस्टर बेस्टो, ब्रदर व्हेल, आप लोग सच में जिंदा हो। ये सच है। टाई को लगा था कि आप लोग मर जाओगे। मैं तो सच में ऐसा ही सोच रही थी। ये दहशत भरा नजारा देखकर व्हेल और बेस्टो शॉक होकर वही फ्रीज हो जाते हैं। उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कुछ स्केलेटन्स आके टाई के कानों में कुछ कहते हैं, जो सुनकर टाई कहती है क्या सच में? फिर वो बेस्टो से कहती है मिस्टर ग्रैंडपा नॉर्डिस भी यहाँ पे आ रहे हैं। तभी वो फिर से रोने लग जाती है और कहती है उन्होंने कहा है कि वो आ रहे हैं। सच में टाई बहुत खुश है क्योंकि सब लोग बिल्कुल सही सलामत है। जो देखकर बेस्टो और व्हेल की तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उसके बाद एक स्केलेटन आके फिर से टाई को कुछ कहता है, जो सुनकर टाई कहती है क्या? और वो गुस्से में आकर उन लोगों को डांटते हुए कहती है तुम्हें डांट पड़ेगी, समझे? तुम्हारा क्या मतलब है कि ब्रदर व्हेल और मिस्टर बोन फ्रेंड्स 24 और 25 बन सकते थे? तुम ऐसी बुरी बातें नहीं बोल सकते, समझ गए? टाई को इतना चिढ़ते देख सारे स्केलेटन जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। टाई कंटिन्यू करते हुए उनसे कहती है ये एक जोक तभी होगा जब सुनने वाले को भी वो अच्छा लगे, समझे? टाई को उन लोगों से ऐसे बात करता देख बेस्टो और व्हेल तो पूरी तरह शॉक थे। तभी एक स्केलेटन एक तरफ पॉइंट करके उन लोगों को कुछ दिखाता है और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा नॉर्डिक्स उस तरफ से आ रहे थे और उनको देख के टाई कहती है ये तो सच में ग्रैंडपा नॉर्डिक्स ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बोन फ्रेंड ने अभी अभी कहा था। बेस्टो इसके जवाब में कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। टाई कंटिन्यू करते हुए कहती है बोन फ्रेंड्स जमीन के नीचे रहते हैं, इसीलिए उन्हें सब पता है। उन्होंने कहा कि सारे भागते हुए मॉन्स्टर्स को उन्होंने संभाल लिया। फिर ओल्ड मैन नॉर्डिक शांत होकर टाई को देख रहे थे और टाई अपने बोन फ्रेंड से कह रही थी कि क्या कहा तुमने? एक कोड? वो क्या होता है? उसके बाद ओल्ड मैन नॉर्डिक उनसे कहते हैं क्या तुम लोग सच में ठीक हो? जो सुनकर व्हेल कहता है हाँ फिलहाल के लिए हम ठीक ही है। फिर वो कहते हैं वो स्केलेटन्स कहीं ये इस बच्ची ने तो नहीं किया? जिसके जवाब में बेस्टो उससे कहता है अगर मेरा अंदाजा सही है तो उन स्केलेटन्स को इसी बच्ची ने बुलाया है और देख के लगता है कि ये उनकी बातें भी सुन सकती है जो हम नहीं सुन सकते। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब इसमें ऐसी कोई भी पावर नहीं थी। उसके बाद एसटी पीछे मुड़कर बेस्टो से कहती है मिस्टर बेस्टो, बोन फ्रेंड्स ने कहा है कि मॉन्स्टर कोर, उन्होंने कहा है कि ये मर्सिनरी गिल्ड एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है। बेस्टो इसके जवाब में कहता है ये बिल्कुल सही है। फिर टाई उनसे कहती है तो फिर चलिए। बोन फ्रेंड्स ने सभी मॉन्स्टर कोर को इकट्ठा कर लिया है। जब सब लोग बताए गए जगह पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि सच में उस जगह में उन स्केलेटन्स ने सारे मॉन्स्टर कोर को इकट्ठा करके रख दिया था, जो देखकर सब लोग हैरान थे। ये सब देखकर व्हेल हैरान होकर अपने सर में हाथ रखकर कहता है
ये तो कमाल हो गया, रिफ्ट और माना स्टोन्स सभी गायब हो गए। हमने तो इस सेज को इतनी सफाई से क्लियर कर दिया। तभी बेस्टो भी हैरानी से कहता है, सारे मॉन्स्टर्स कोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। एसटी उन सारे कोर्स को बैग में डालते हुए गुनगुना रही थी। उसके बाद ओल्ड मैन नॉर्डिक्स कहते हैं, एक बच्ची जो कि जन्म के साथ ही माना के साथ पैदा हुई है, और वो भी इतना पावरफुल माना। जो सुनकर बेस्टो और वेल सीरियस होकर उनकी बातों को सुनने लगते हैं। फिर ग्रैंडपा टाई के पास आकर कहते हैं, लगता है इस बच्ची ने बिना रियलाइज किए ही अपने पावर को अवेकन कर लिया है। बच्ची तुम सच में कमाल की हो। ग्रैंडपा की बातें सुनकर टाई कहती है, क्या इसका मतलब टाई के पास भी एबिलिटीज है? ओल्ड मैन कहते हैं, आमतौर पर एक मेज की पावर्स उनके टीन एज में अवेकन होती है, और कोई कोई लोगों के लिए तो ये कभी नहीं होता, लेकिन तुमने इतनी छोटी उम्र में ही इसे अवेकन कर लिया। फिर ग्रैंडपा को टोकते हुए वेल टाई को कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम इनक्रेडिबल हो, प्रैक्टिकली सबसे स्ट्रॉन्ग। जो सुनकर टाई डम्फाउंडेड होकर कहती है, क्या इनक्रेडिबल, सबसे स्ट्रॉन्ग? और टाई फिर वो शौक होकर याद करने लग जाती है जब उसके पापा टाई को अपने डोले शोले दिखाकर कह रहे थे कि तुम्हारे पापा सबसे स्ट्रॉन्ग होली नाइट थे, जो देखकर हमारी नन्ही टाई हंस रही थी। टाई वो सारी बातें याद करने के बाद कहती है, हाँ सबसे स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। और वो उनसे कहती है, खून वाकई पानी से गाढ़ा होता है। जो सुनकर सामने वाला स्केलेटन भी हंस देता है। टाई की बातें सुनकर बेस्टो, वेल और ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, क्या खून पानी से गाढ़ा होता है? तभी वेल कहता है, ये अचानक से कहावतें क्यों बोल रही है? फिर टाई इधर उधर देखकर चुपके से उन लोगों को बताती है, एक्चुअल में ना टाई के पापा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग कहते हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, एक सुपर स्ट्रॉन्ग होली नाइट। जो सुनकर सारे शॉक होकर कहते हैं, क्या कहा, एक होली नाइट? टाई कंटिन्यू करते हुए कहती है, शायद टाई ने अपने पावर्स भी अपने पापा से ही इनहेरिट की होगी। तभी बेस्टो हैरानी से सोचने लग जाता है, मुझे पहले अजीब लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची उस जंगल में अकेले क्यों होगी, लेकिन अगर ये सच है तो टाई कोई आम भटकी हुई बच्ची नहीं हो सकती। इस दुनिया में दो तरह की पावर है, एक है होली पावर और दूसरा है माना। होली पावर्स को होली नाइट अवेकन करते हैं और अपनी स्वर्ड में वो होली पावर भरते हैं, और दूसरी तरफ माना जो कि मेज अवेकन करते हैं, जो अपने माना को यूज करके मैजिक करते हैं। दोनों पावर्स अक्सर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर किसी होली नाइट के घर पैदा हुआ बच्चा माना अवेकन कर ले तो फिर तभी वेल सोचता है, ऐसा होना नामुमकिन है, पर ये बहुत रेयर है, बिल्कुल ही किसी फेरी टेल्स जैसा, और लोग तो इसे बहुत बुरा मानते हैं। एक कहावत है कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स की ऑपोजिट पावर लेके पैदा होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाते हैं। ऑब्वियसली ये एक अंधविश्वास है, लेकिन इससे भी बड़ी बात, अगर उसका पापा सच में स्ट्रॉन्ग होली नाइट है तो फिर एम्पायर में सिर्फ एक ही फैमिली है जो कि इसमें फिट बैठती है, जो कि पुश्तों से होली पावर वाले नाइट्स को जन्म देते आ रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप जो कि कभी भी रॉक बॉटम में नहीं गिरा, द ल्यूमिनेंट ड्यूकल फैमिली। और वो चिंता करते हुए बेस्टो और वेल एक दूसरे की तरफ टेंशन भरे नजरों से देख रहे थे। उसके बाद हमारी टाई उनको बताती है, एक्चुअली मैं ये बात बताना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ दिनों पहले तक ही टाई सिर्फ पापा के साथ रहती थी, एक छोटे लेकिन बहुत ही कोजी घर में। उसके बाद वेल हैरानी से कहता है, वेट, छोटा घर? फिर वो मन में कहता है, लेकिन ये तो फेमस ल्यूमिनेंट फैमिली से है ना, ल्यूमिनेंट फैमिली के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? टाई कहती है, हाँ रूम इतना सा ही था जिसमें एक छोटा बाथरूम भी था, पर वहाँ विंटर में बहुत ठंड होती थी और सिर्फ ठंडा पानी आता था। पर टाई सच में बहुत खुश थी। सिर्फ पापा के साथ भी ऐसा ही लगता था जैसे वो एक फैमिली है जिसमें 100 लोग हैं। पर फिर पापा चले गए, और ये कहते हुए टाई की आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसको ऐसा रोता देख बेस्टो और वेल को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर टाई उस लॉकेट को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, उसके बाद टाई बिल्कुल अकेली रह गई जंगल में ब्लैकी के साथ, लेकिन ब्लैकी अभी सो रहा है। टाई की बात सुनकर वेल सोचने लगता है, ये डेफिनेटली एक परमानेंट समन है। शायद टाई ने बिना रियलाइज किए ही अपने पावर्स को अवेकन कर ली और ये समन कर लिया। वेल गाइस, जब मेज अपने माना के जरिए दूसरी दुनिया के जीवन को समन करते हैं उसको परमानेंट समन कहते हैं। टाई कंटिन्यू करते हुए कहती है, जब ब्लैकी उठ जाएगा तो वो पापा को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। पापा को मेरे बारे में कुछ याद नहीं होगा, पर टाई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाई की ये बात सुनकर सभी लोग बुरी तरीके से कंफ्यूज थे, और वेल कहता है, क्या तुम ये आखिर क्या कह रही हो? वो अपनी बेटी को याद नहीं रखेंगे? ये कैसा बाप है? टाई इसके जवाब में हेजिटेट करते हुए कहती है, वो
क्योंकि और वो मन में कहने लगती है ब्लैकी ने अपने मैजिक से टाइम को रिवर्स किया है और मैं उस वक्त में आ गई हूँ जहाँ पापा टाई को जानते ही नहीं। फिर टाई रोते हुए कहती है डैडी ने ये जानबूझकर नहीं किया था, डैडी भी टाई को मिस कर रहे होंगे, पर मैजिक के वजह से टाई डैडी के यादों से मिट गई है। जो सुनकर तीनों को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। फिर वो टाई से थोड़ा दूर जाकर अपने में डिस्कस करने लग जाते हैं जिससे कि टाई को कुछ सुनाई नहीं दे। वेल कहता है तो ये कह रही है कि मैजिक ने उसके बाप की यादों से बेटी को मिटा दिया है ना। फिर ओल्ड मैन नॉर्डिक्स कहते हैं मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर बेस्टो कहता है ये कितना ज्यादा क्रूएल है, ल्यूमिनन जैसे नोबल लोग इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वेल कहता है शायद उसके फादर ने टाई को बचाने के लिए अपनी फैमिली छोड़ दी क्योंकि उसका बच्चा पावरफुल मना के साथ एक होली नाइट के घर पैदा हुई थी और वो जैसे तैसे खुशी के साथ एक छोटे घर पर उसके बच्चे के साथ जी रहा था। पर शायद वो चीज भी उन लोगों से देखा नहीं गया होगा और किसी ने उसे ढूंढ के उसकी यादों में से उसकी अपनी बच्ची को ही मिटा दिया और उस बच्ची को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर तीनों हमदर्दी के साथ टाई की तरफ देखने लग जाते हैं और उन तीनों को तो टाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही थी। फिर वेल गुस्से में आकर कहता है ये कमीने तो जानवर से भी बदतर है और जाने अनजाने में उसने ओल्ड मैन नॉर्डिक्स को भी दबोच लिया था और दर्द के मारे वो कहते हैं वेट वेल मेरा गला। फिर थोड़ा काम डाउन होने के बाद पेस्टो उससे कहता है अभी के लिए हमें टाई की पहचान छुपानी होगी और उसके बाद ही हमें ल्यूमिनन फैमिली को सावधानी के साथ अप्रोच करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ल्यूमिनन फैमिली का रिएक्शन क्या होगा। जिसके जवाब में वेल कहता है ऑफ कोर्स अगर उन्होंने उससे मरने के लिए छोड़ दिया और उन्हें पता चल गया कि वो बच गई है तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो फिर से ये सब सोच के गुस्से के मारे अपना कंट्रोल खो बैठता है और बेस्टो उसे शांत करते हुए कहता है तुम पहले शांत हो जाओ, अभी तक सब कुछ कंफर्म नहीं है। बेस्टो की बात से एग्री करते हुए ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी कहते हैं बेस्टो ने बिल्कुल ठीक कहा वेल। जो सुनकर वेल चिल्लाकर कहता है मैं इस सिचुएशन में भला कैसे शांत रहूं। फिर वो उठ के जल्दी से टाई के पास आता है और उससे कहता है सुनो बच्ची, जिससे टाई तो कंफ्यूज ही हो जाती है। वो टाई के सर पर हाथ रखते हुए कहता है 4 साल की उम्र में कोई मर्सनरी ग्रुप ऑफिशियली ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल किसी ने नहीं दिया। तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिसके जवाब में टाई कहती है एक एप्पल। वेल कंटिन्यू करते हुए कहता है पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि कोई 4 साल की उम्र का बच्चा किसी मर्सनरी ग्रुप में ऐसे ही ऑफिशियली रजिस्टर नहीं कर सकता। जो सुनकर टाई बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी वेल प्यार से उसे कहता है लेकिन तुम्हें अपने पापा को ढूंढना है ना, तो चलो इसके लिए एक रास्ता निकालते हैं, इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेस्टो भी बहुत प्यार से टाई से कहता है वेल ने बिल्कुल सही कहा, तुमने सबकी जान बचाई है टाई, तुम्हारी वजह से ही हम सब लोग जिंदा हैं, इसीलिए हम तुम्हारा एहसान चुकाना चाहते हैं। हमें तुम्हारी हेल्प करने दो टाई। और हमारे ग्रैंडपा नॉर्डिक्स भी हामी भरते हैं और उन लोगों को उसकी मदद के लिए वॉलंटियर करते थे। टाई उन लोगों को हैरानी से देखने लगती है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।